Assalamu alaikum students, I am your instructor Salman Amin Malik for the course OR। आज हमारा 18th लेक्चर जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं OR का। 17th लेक्चर में लेट मी रिकॉल यू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द 17th लेक्चर। 17th लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स जो हैं इनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग किस तरह की जाती है, ठीक है। इन अदर वर्ड द एलपी प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्राम मॉडल ही था, उसको किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है और हमने एक खास टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना सीखा था टू ईच कोरिस्पोंड टू ईच ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स में नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम में 12 वेरिएबल्स थे, नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, एंड ईच डिसीजन वेरिएबल्स इन फैक्ट says that we have to decide that from ith source jth destination पे कितनी जो कमोडिटी जो है वो हमने ट्रांसपोर्ट करनी है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। अब जो है आज के लेक्चर में हम एक ट्रांसपोर्ट एल्गोरिथम विच विल गेट द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम वो स्टडी करना। ऑफ कोर्स जो सिंप्लेक्स मेथड है उसी को ही हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम में। और ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स या असाइनमेंट प्रॉब्लम्स की एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि ज़्यादातर कंस्ट्रेंट्स में वेरिएबल्स जो हैं उनके कोफिशिएंट्स ज़ीरो आते हैं। जैसे हमने एक ऑटो कंपनी वाली एग्जांपल लास्ट लेक्चर में की थी, तो आपको पता है कि उसमें जो है मैक्सिमम जो थे वो 3 वेरिएबल्स जो थे मैक्सिमम 2 कंस्ट्रेंट में सिर्फ थे, बाकी 3 कंस्ट्रेंट जो थे उनमें टोटल वेरिएबल हमारे 6 थे, 4 वेरिएबल के कोफिशिएंट्स जो थे वो 0 थे। तो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम का यही नेचर ज़हन में रखते हुए हम सिंप्लेक्स मेथड जो है वो स्पेशली डेवलप करेंगे ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि हम ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम या ट्रांसपोर्ट लाइक प्रॉब्लम्स, जो कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको लास्ट एग्जांपल डिस्कस की थी, जो कि प्रोडक्शन इन्वेंट्री एग्जांपल थी। इनफैक्ट उसको हमने ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म किया था। और ट्रांसपोर्ट एल्गोरिथम अगर हम पढ़ लें विच सॉल्व्स द ऑप्टिमल सोल्यूशन और विच गिव्स द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम m सोर्सेज द कमोडिटीज टू द n डेस्टिनेशंस, अगर उसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो प्रोडक्शन इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व किए होंगे। आज के लेक्चर में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट एल्गोरिथम, हाउ टू सॉल्व द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स। ये ज़रा लेंथी टॉपिक है, उसके लिए क्योंकि हमें अगर आप सिंप्लेक्स मेथड, इनफैक्ट सिंप्लेक्स मेथड को ही हम ट्रांसपोर्ट टेबल या ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स के लिए डेवलप करेंगे। क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड ही एलपी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स का एक बड़ा में बेनिफिट है कि ज़्यादातर वेरिएबल्स का कोफिशिएंट्स कंस्ट्रेंट्स में जो वो 0 होता है। इसी प्रॉपर्टी को जो है वो हम एक्सप्लॉइट करेंगे कि कोफिशिएंट जो है वो 0 है ज़्यादातर कंस्ट्रेंट्स में, ठीक है। अब सिंप्लेक्स मेथड जो है उसके लिए तो हमें एक स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन चाहिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम या ट्रांसपोर्ट एल्गोरिथम का पहला स्टेप ये होगा कि हाउ टू गेट अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। इसके लिए आज के लेक्चर में हम 3 डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर टेक्निक, सेकंड टेक्निक लीस्ट कॉस्ट मेथड है, थर्ड टेक्निक जो है वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड है। दीज 3 टेक्निक्स विल प्रोवाइड अस द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, जो कि सिंप्लेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट है। वो इन 3 डिफरेंट मेथड से किसी भी एक मेथड को यूज करके हम किसी भी ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम का बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, स्टार्टिंग सोल्यूशन जो है वो निकाल लिया करेंगे। उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। ऑप्टिमैलिटी कंडीशन सिंप्लेक्स मेथड की क्या होती है, क्योंकि हर ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन का है, तो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन जो है वो सिंप्लेक्स मेथड की मिनिमाइजेशन के लिए क्या होती है कि योर टेबल और योर solution will be optimal if all the coefficients in the z equations are 0 or
नेगेटिव, व्हाट वी कॉल द नॉन पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस थी सिंप्लेक्स मेथड की। उसके बाद ऑप्टिमैलिटी कंडीशन से हमें पता चलेगा कि एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है, तो हम उसके बाद फिर लिविंग वेरिएबल डिसाइड किया करेंगे। लिविंग वेरिएबल आपको सिंप्लेक्स मेथड में बड़ी अच्छी तरह आता है कि वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट रेशो वाला जो है। और लेकिन एल्गोरिथम जो हम डेवलप करेंगे ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स के लिए वो एग्जैक्टली सेम यही चीजें देखा करेगा, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम में वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होते हैं और हमने एक्सप्लॉइट करने हैं इसकी प्रॉब्लम की नेचर को कि इसमें इसके कंस्ट्रेंट में हर वेरिएबल जो इतने ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हैं तो जीरोस भी ज्यादा हैं कंस्ट्रेंट में, नॉन जीरो कोफिशिएंट्स वाले वेरिएबल्स कम है इसके कंस्ट्रेंट में। इसको एक्सप्लॉइट करते हुए हम डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विच इज द 18th लेक्चर ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। पहली स्लाइड में मैंने यही डिस्क्राइब किया हुआ है द ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम। द ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम follows the exact steps of simplex method. However, instead of using the regular simplex tableau, we take advantage of the special structure of the transportation model to organize the computations in a more convenient form. Step 1 क्या है कि determine a starting basic feasible solution. ये आपने स्टेप 1 है और इसके लिए मैंने आपको क्या कहा है, वी विल स्टडी 3 डिफरेंट टेक्निक्स। आज के लेक्चर में ही सीखेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये एक टेक्निक है। सेकंड लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड थर्ड वन इज वोगल approximation method. Step 2 क्या होगा, use the optimality condition जो कि simplex method की है of the simplex method to determine the entering variable from among all the non-basic variable. If the optimality condition is satisfied, stop, otherwise go to the third step और third step जो है वो feasibility condition है। Step 3, use the feasibility condition of the simplex method to determine the leaving variable from among all the current basic variables and find the new basic solution. New basic solution आ जाएगा और जैसे simplex method में हम करते थे we go back to the step 2 और optimality condition चेक करते थे। अगर तो हमारा optimal solution है stop, otherwise once again we apply the optimality condition and decide which one is the entering variable and then feasibility condition से leaving variable जो है ये decide करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि just realize करवाने के लिए मैंने ये slide ऐड की थी कि एक transport problems में अगर m sources हों, you have m sources and n destinations, then the number of variables of a transport problem is m cross n. ठीक है, तो it's a large number। अगर suppose m आपके पास 4 हो और n आपके पास 5 हो तो 5 into 4 20 वेरिएबल्स आपके पास होंगे। इतना बड़ा सिंप्लेक्स मेथड कोई नहीं एलपी प्रॉब्लम सो फार हमने OR के प्रॉब्लम में कोई डिस्कस नहीं किया। हाउ मेनी कंस्ट्रेंट अ ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम कैन हैव, जितने डेस्टिनेशन है और जितनी जो है हमारे पास सोर्सेज हैं उतने ही कंस्ट्रेंट हमारे पास आते हैं। जरा चेक करें, यस उतने ही आते हैं, लेकिन एक कंस्ट्रेंट हमारा एक्स्ट्रा भी होता है विच इज द ट्रांसपोर्ट मॉडल इज ऑलवेज बैलेंस्ड। इट मीन्स के सम ऑफ द सप्लाई इक्वल सम ऑफ द डिमांड। अगर बैलेंस नहीं होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह बैलेंस करना है। एक डमी सोर्स या एक डमी वेरिएबल जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो हमने अपने ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम को जो है ये जरूर जो है बैलेंस करना है। दिस इज द वन रिक्वायरमेंट, फिजिबिलिटी कंडीशन है। वन ऑफ दीज इक्वेशंस इज रिडंडेंट, सो फॉर अ ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम विच हैव m
sources and n destinations, we have m plus n minus 1 constraints. ये लिखा हो, ठीक है। तो आज जो हमारी प्रोटोटाइप एग्जांपल होगी आज के लेक्चर में, जिस लेक्चर में हमने द ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम, इन अदर वर्ड सिंप्लेक्स मेथड या एल्गोरिदम जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स के लिए कंस्ट्रक्ट करना है, वो हमारी प्रोटोटाइप एग्जांपल जो है वो ये है, द सन रे ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस प्रॉब्लम। रन सन रे ट्रांसपोर्ट कंपनी शिप्स truckloads of grain from 3 silos to 4 mills. Silos in fact कहते हैं कि फार्मर्स ने अपने खेतों के करीब एक बड़े जो है ना गोल से प्रिजर्व करने के लिए, वीट प्रिजर्व करने के लिए ना बड़े बड़े सिलेंड्रिकल शेप के बनाए होते हैं, जहाँ पे वो अपनी वीट जो है वो सेव करते हैं, ठीक है। और वहां से वीट ग्रेन्स जो हैं वो लेके ये जो सन रे ट्रांसपोर्ट कंपनी है ये वहां से ट्रक लोड करती है और आगे डेस्टिनेशंस तक पहुंचाती है। द सप्लाई इन ट्रक लोड्स एंड द डिमांड आल्सो इन ट्रक लोड्स टुगेदर विद द यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ट्रक लोड ऑन डिफरेंट रूट्स आर समराइज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इन द फॉलोइंग टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि साइलो हमारे पास ये है और मिल तक ग्रेन्स लेके जाने हैं। वी हैव 4 मिल्स, 1 2 3 4, वी हैव 4 डेस्टिनेशंस मीन्स and each mill has certain capacity and the unit of the supply and the capacity are the same truckloads, the number of trucks loaded and transported from one silo to the other mill, ठीक है। जैसे डेस्टिनेशन मिल 1 की कैपेसिटी कितनी है कि 5 ट्रक लोड्स, के 5 लोग ट्रक लोड करके आप मिल तक पहुंचा दे, ये कैपेसिटी है पहली मिल की। दूसरी मिल की कैपेसिटी कितनी है 15 ट्रक लोड, तीसरी मिल की कितनी है 15 14 एंड फोर्थ की भी 15, सो एंड सो फोर्थ। साइलो जो है उनकी कैपेसिटी कितनी है, साइलो मैंने बता दिया है कि ये सिलेंड्रिकल शेप के बड़े बड़े से सिलेंडर होते हैं जो कि जिसमें फार्मर्स जो हैं ग्रेन्स जो है वो सेव करते हैं। फर्स्ट की कैपेसिटी 15 है, सेकंड की कैपेसिटी 25 है, थर्ड की कैपेसिटी 10 है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि आवर मॉडल इज बैलेंस्ड और नॉट। बैलेंस्ड नहीं होगा तो हम डमी वेरिएबल, डमी सोर्स या फिर डमी डेस्टिनेशन जो है वो ऐड करेंगे। हमारा टोटल डिमांड जो है 15 1530 1545 50 बन रही है और हमारी सप्लाई जो है 25 प्लस 15 40 प्लस 50, सो 50 इक्वल्स 50, total supply equals total demand. Our model is in balanced position, so we don't need a dummy source or dummy destination. The unit transportation cost CIJ shown in the northeast of column. For example ये और ये टेबल को हम इसी तरह ही ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम के बनाते हैं, are in hundreds of dollar, यानी कि ये क्या है, ये 10 hundreds डॉलर जो कि कितने बनते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, $1000. So the cost of transporting one truck from silo number 1 to the mill number 1 is $1000, लेकिन ये $100 में यूनिट है, $200 टू मिल 2 एंड $200 टू मिल 3, सो एंड सो फोर्थ। इसी तरह ही आपका द मॉडल सीक्स द मिनिमम कॉस्ट शिपिंग स्केड्यूल XIJ between silo I and mill J where J equals 1 2 3 and
I इक्वल्स 1 2 3 एंड J इक्वल्स 1 2 3 4। ठीक है, तो ये प्योर ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। तो पहला जो स्टेप्स पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप द स्टार्टिंग सॉल्यूशन मस्ट हैव, कितने हमारे पास कंस्ट्रेंट थे, m डेस्टिनेशंस हैं, m सोर्सेज हो, n डेस्टिनेशंस हो, तो m माइनस n इतना आपके पास कंस्ट्रेंट होते हैं, इतने ही आपके पास बेसिक वेरिएबल चाहिए होते हैं। तो आपके पास m इक्वल्स 3 है, n equals 4 है, minus 1 which is 6, so we should have 6 basic variables. The special structure of transportation problem allow securing a non-artificial starting basic solution using one of 3 techniques. अब ये स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से यह है कि हम एक ऐसा बेसिक सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं जिसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं है। अदरवाइज सिंप्लेक्स मेथड में जिस भी कंस्ट्रेंट में इक्वालिटी आती है, और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमारे तमाम कंस्ट्रेंट जो है वो इक्वालिटी की ही फॉर्म में इक्वालिटी आती थी, तो हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ता था टू हैव अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। To have a basic feasible solution, we have to add an artificial variable in each constraint which is in the equation form in the simplex method, ठीक है। लेकिन special structure of the transportation model, we can have the basic solution without introducing the artificial variables in the constraints of transport model which are in the form of equations। Stress करके बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। The first method is north-west corner method, least cost method, Vogel approximation method, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। The 3 methods differ in quality of the starting basic solution. They produced in the sense that a better starting solution yields a smaller objective value function. तो अगर आपका जो better दे रहा है आपको स्टार्टिंग सोल्यूशन, जाहिर बात है कि वो जल्दी ऑप्टिमल सोल्यूशन पे पहुंच जाएगा। इन जनरल, दो नॉट ऑलवेज, द वोगल मेथड yields the best starting basic solution and the northwest corner method yields the worst. लेकिन ट्रेड ऑफ क्या है कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के लिए आपकी मशीन को कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के लिए ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन के। अगर तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम छोटा सा है जिसमें कंस्ट्रेंट और वेरिएबल्स इतने ज़्यादा नंबर के नहीं हैं, सो स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन आप यू शुड गो फॉर द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अगर ज़्यादा लार्ज स्केल पे है प्रॉब्लम तो यू शुड गो फॉर द वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ऑल्दो द कंप्यूटेशनल कॉस्ट इज हाई। So let me explain the northwest corner method to obtain the basic starting feasible solution of transportation model. ये कहाँ से स्टार्ट करता है? जैसे नाम से जाहिर है कि ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, इस कॉर्नर से स्टार्ट करेगा ये। ठीक है, इस कॉर्नर पे जितना भी जो होगा ना मैक्सिमम सप्लाई और डिमांड अवेलेबिलिटी जो है वो पूरी कर देगा ये। जैसे सप्लाई जो है हमारा ये 15 है और डिमांड हमारी 5 है फर्स्ट मिल पे, तो X11 को ये 5 असाइन कर देगा। उसके बाद ये सप्लाई और डिमांड ऑब्वियसली हमारी सेम नहीं रहेंगी, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। जो फुलफिल हो गई है उसके कॉलम्स को ये क्रॉस कर देगा। सो आई विल क्रॉस दिस वन एंड दिस। सो दिस इज द फर्स्ट X11 इक्वल्स 5, ये हो गया। अब यहाँ पे 10 रह गया। फिर इसने राइट पे मूव करना है, राइट पे फिर मैं इधर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं नॉर्थ वेस्ट से राइट पे जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि मेरी सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है।
अब सप्लाई मेरे पास यहाँ पे 10 है और डिमांड मेरी जो है 15 है, तो x12 को मैं 10 असाइन कर दूंगा, ये मेरा 0 हो गया। जो रो या कॉलम सप्लाई या डिमांड 0 आती जाएगी उसके रो या कॉलम्स को मैं क्रॉस आउट करता जाऊंगा, क्योंकि और ज़्यादा मैं एलोकेट कर ही नहीं सकता, और नई यहाँ पे लिखता जाऊंगा। यहाँ पे डिमांड कितनी रह गई, 5 रह गई। फिर मैं डाउनवर्ड मूव करूंगा, क्योंकि यहाँ तो मैं मूव ही नहीं कर सकता, सप्लाई है ही नहीं। यहाँ से फिर मैं डाउनवर्ड मूव किया, मैं इधर आ गया, मैंने अपनी सप्लाई देखी, सप्लाई 25 है लेकिन डिमांड 5 है, सो आई गिव द मैक्सिमम डिमांड विच इज 5 है। यहाँ पे ये 0 रह गया और मैं इसे क्रॉस आउट कर दूंगा। यहाँ पे मेरा कितना रह गया, सप्लाई 20 रह गया, क्योंकि 5 तो मैंने यहाँ पे दे चुका हूँ। अब मैं इसके राइट साइड पे मूव करूंगा, यहाँ पे फिर डिमांड देखूंगा, यहाँ पे 15 डिमांड है, तो मैं 23 को 15 मैक्सिमम जितनी सप्लाई मेरी पॉसिबिलिटी है वो मैं कर दूंगा, मेरा ये भी 0 हो जाएगा। मैं जो 0 होता जाएगा कॉलम या रो उसको मैं क्रॉस आउट करता जाऊंगा। अब लास्ट में मेरे पास यहाँ पे 15 तो मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ सोर्स 2 पे साइलो 2 पे मेरा 5 रह गया, तो x24 को मैं 5 असाइन करूंगा। यहाँ पे मेरा 0 रह जाएगा, कोई कॉलम है ही नहीं, रो है ही नहीं, तो मैं क्रॉस किसी को नहीं करूंगा। यहाँ पे अकेला मेरा रह गया और यहाँ पे मेरी 10 डिमांड रह गई होगी, तो लास्ट में x34 को मैं 10 ही कर दूंगा और यहाँ पे भी मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी मेरा 0 हो जाएगा। सो दिस इज द पाथ ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड विच ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ये स्टार्ट करता है और फिर राइट पे मूव करता है। तो स्टेप क्या हुआ इसके, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से इसने स्टार्ट करना है, मैक्सिमम डिमांड जो है वो सप्लाई के अकॉर्डिंगली जितना हो सकता है मैक्सिमम इसने एलोकेट कर देना। फिर दोनों में से सप्लाई या डिमांड में से कोई एक रो या कॉलम हमारी न्यू जो ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी वो कॉलम या रो हम क्रॉस आउट कर देंगे। अब सपोज ये भी हो सकता है कि टाई आ जाए। टाई का क्या मतलब है कि आप 15 अगर यहाँ पे सप्लाई थी, यहाँ पे डिमांड भी अगर 50 होती, तो दोनों जो है दोनों पे 0-0 आ जाता, तो आप टाई विल ऑलवेज बी ब्रोकन आर्बिट्रेरीली। तो आप एक जिसे मर्जी रो को या कॉलम को आप क्रॉस आउट कर दें, लेकिन दोनों को नहीं करना, किसी एक को करना है। टाई विल ऑलवेज ब्रेक द टाई आर्बिट्रेरीली। ठीक है, याद रखिएगा, अगर यहाँ पे 15 और 15 होता तो मैं कॉलम को क्रॉस आउट करता या रो को, दोनों को नहीं करना, अदरवाइज आपके पास सोल्यूशन नहीं आएगा। तो सोल्यूशन, स्टार्टिंग सोल्यूशन क्या आ गया, बेसिक वेरिएबल हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से x11 इक्वल्स 5, x12 इक्वल्स 10, x22 इक्वल्स 5, x23 इक्वल्स 15, x24 इक्वल्स 5 एंड x34 इक्वल्स 10। कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही वेरिएबल्स हमें स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन के लिए चाहिए थे। अब ये जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और इसके ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं जरा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, द मेथड स्टार्ट्स एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल रूट ऑफ द टेबल, जो कि हमेशा x11 के कोरस्पॉन्ड बनेगा, हमेशा x11 के कोरस्पॉन्ड। Allocate as much as possible to the selected cell and adjust the associated amounts of supply and demand by subtracting the allocated amount। यही हम करते हैं कि ये allocate मैक्सिमम कर लिया, कितना डिमांड है, मैक्सिमम मैं 5 ही दे सकता हूँ। फिर क्या कह रहे हैं कि एडजस्ट करो, यहाँ पे कितनी रहेगी, यहाँ पे 0। ये एडजस्टमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। ये हमने कर ली।
स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है, क्रॉस आउट द रो और कॉलम विद जीरो सप्लाई और डिमांड। अब यहाँ पे डिमांड तो पॉजिटिव है, डिमांड तो जीरो हो गई है, सप्लाई पॉजिटिव है, तो डिमांड वाले कॉलम जो है वो हम क्रॉस आउट कर दें। No, because no further assignments can be made in that row or column if both a row and a column net to zero simultaneously. Cross out one only and leave a zero supply demand in the uncrossed out column. Step 3 क्या है? If exactly one row or column is left uncrossed out, अगर एक ही रो या कॉलम रह जाती है तो स्टॉप हो जाए। जैसे हमारा इस यहाँ से हम चलते जाएं तो ये हमारा राइट पे हम चलेंगे, x12 को 10 करेंगे, ये 0 हो जाएगा, जैसे लास्ट स्लाइड में ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे, और ये यहाँ पे 5 रह जाएगा, इसको 5 करेंगे, ये क्रॉस आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 20 रह जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ से जो है 15 हम लेंगे, यहाँ पे 5 रह जाएगा, x2 15 रह जाएगा, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, ये क्रॉस आउट हो चुका होगा हमारा पहला, और x3 4 को हम जो है 10 एलोकेट कर देंगे। तो इस तरह हम मूव करेंगे। अब जब मैं यहाँ पे पहुंचता हूं तो स्टेप 3 क्या है? इफ एग्जैक्टली वन रो और कॉलम इज लेफ्ट। जब यहाँ तक मैं पहुंचता हूँ, इधर से इधर, यहाँ से यहाँ, अब जब क्रॉस आउट मैं करता हूँ सिर्फ एक ही कॉलम रह गया, उसको मैक्सिमम एलोकेट करके खत्म। अदरवाइज जैसे यहाँ पे मैं आया था, राइट पे आया था, तो मैंने देखा कि ये तो एक रो भी है और कॉलम भी है, एक ही एंट्री नहीं रहती, तो मैं फिर स्टेप 1 पे गया। आई हैव एलोकेट मैक्सिमम अमाउंट विच इज 10 एंड देन 0, आई क्रॉस आउट द रो और कॉलम, देन आई मूव फर्दर। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो कि बड़ा इजी मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, इसमें आप इसी तरह प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया जाए तो उसका बेसिक स्टार्टिंग सोल्यूशन जो है वो आप इजीली निकाल सकते हैं बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ये जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, फिर एक बार मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसकी इटरेशंस जो है दिखाई गई हैं इस फिगर में, और पाथ भी दिखाया गया है जो कि मैंने 2 बार पिछली स्लाइड्स पे बना दिया है। द स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन जो है वो ये भी मैंने बता दिया है, एंड द एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ द स्केड्यूल। कॉस्ट जो है ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था, इसका एसोसिएटेड कॉस्ट 10। इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आपको जस्ट रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि आप किसी भी टाइम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम लिख सकते हैं। 10 इंटू x11 प्लस 2 इंटू x12 प्लस 20, x13 प्लस 11, x14 प्लस 12, x21 प्लस 7, x22 प्लस 9, x23 प्लस 20, x24। ये इनफैक्ट ये कॉस्ट और इसके कोरस्पॉन्ड ये x11 है, ये x21 है, ये इस तरह मैं लिख रहा हूँ। कंप्लीट अभी नहीं हुआ, अभी लास्ट रहता है प्लस 4, x31 प्लस 14, x32 प्लस 16, x33 प्लस 18, x34। दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बेसिक का जो सोल्यूशन है वो डाल दें, और नॉन बेसिक वेरिएबल्स वो हमें पता है कि उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 0 0, वो सारे 0 हैं। तो कॉस्ट जो है $520 जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ने, जो हमने सन रे ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो प्रॉब्लम था, ये वही प्रॉब्लम है, उसके लिए $520 जो है ये स्टार्टिंग सोल्यूशन जो है ये प्रोवाइड किया। अब लीस्ट कॉस्ट मेथड है दूसरा मेथड टू प्रोवाइड द स्टार्टिंग सोल्यूशन। ये स्टार्टिंग सोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
ये वन ऑफ द बेसिक कंडीशन होता है सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने के लिए, और ये इनफैक्ट सिंप्लेक्स मेथड ही हमने अल्टीमेटली अप्लाई करना है, इसीलिए हम ये मेथड पढ़ रहे हैं। द लीस्ट कॉस्ट मेथड फाइंड्स अ बेटर स्टार्टिंग सोल्यूशन बाय कंसंट्रेटिंग ऑन द चीपेस्ट रूट। जो सबसे चीपेस्ट रूट होता है उस पर मैक्सिमम एलोकेशन, फिर डिमांड और सप्लाई हम चेंज करेंगे, देखेंगे कि अगर कोई ज़ीरो हो गया उसको क्रॉस आउट करेंगे। द मेथड असाइंस एज मच एज पॉसिबल टू द सेल विद द स्मॉलेस्ट यूनिट कॉस्ट, टाइज आर ब्रोकन आर्बिट्रेरली एज यूजुअल। नेक्स्ट द सेटिस्फाइड रो और कॉलम इज क्रॉस्ड आउट एंड अमाउंट्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आर एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। और इसी तरह ये चलता जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सन रे वाला प्रॉब्लम था, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, इसमें हमने देखा कि सबसे मिनिमम कॉस्ट जो है रूट के लॉन्ग ट्रांसपोर्ट करने की वो क्या है। अब एंट्रीज ये कॉस्ट जो है ये होती है, इसमें सबसे मिनिमम जो थी ये 2 थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कोरस्पोंड में मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जो है, सप्लाई जो है वो इस रूट के थ्रू मैं करूँगा ट्रांसपोर्ट। तो स्टार्ट मैंने इधर से किया, 15 सप्लाई था, डिमांड भी 15 था, तो 15 मैं जो है असाइन कर दूंगा। ये वेरिएबल कौन सा था, ये x12 था, x12 इक्वल्स 15 आ गया, x12 इक्वल्स 15 लीस्ट स्क्वायर। अब ये भी 0 हो गया, 15 ये भी 0 हो गया। अब मैंने जहां जहां पे 0 हो गया है उनको तो नहीं मैं असाइन कर सकता, ठीक है। 15 असाइन करने के बाद मैंने फिर ये मेरा क्रॉस आउट हो गया। इसके बाद मैं देखूंगा कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो मिनिमम वैल्यू 4 बन रही है। अब 4 पे मैं मैक्सिमम 5 जो है वो एलोकेट करने की कोशिश करूंगा, और 4 क्या था वेरिएबल कोरस्पॉन्ड 31 इक्वल्स 5, ठीक है। और ये मेरी 0 हो जाएगी और ये मेरा 5 रह जाएगा। उसके बाद मिनिमम जो है वो तमाम से मिनिमम जो है 7 है, लेकिन 7 पे डिमांड ही कोई नहीं है। 2 के बाद 2 जब मैंने कंप्लीट कर लिया उसके बाद मेरा 4 बनता है, एक्सक्लूडिंग 2 मिनिमम वैल्यू 4 बनती है, उस पर मैंने मैक्सिमम एलोकेट कर दिया। उसके बाद जो मेरा मिनिमम बनता है वो 7 बनता है, लेकिन 7 पे जो है डिमांड ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, तो ये मैं नहीं ले सकता। 7 को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। उसके बाद मेरा मिनिमम जो है 7 को भी एक्सक्लूड करने से, 4 को भी एक्सक्लूड करने से, 2 को भी एक्सक्लूड करने से 9 बनता है। तो 9 पे मैं देखता हूं कि मेरी डिमांड कितनी है। 15 डिमांड है अभी और सप्लाई मेरे पास 25 है, तो मैं 15 एलोकेट कर दूंगा इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे वेरिएबल मेरा क्या था, x23 को मैं 15 एलोकेट कर दिया। अब 15 यहाँ पे भी मेरा 0 हो चुका है। उसके बाद मिनिमम मैं देखता हूं, मिनिमम मेरा 11 है, 11 ही है ना, 11 है। 11 पे डिमांड 15 की है, लेकिन सप्लाई जो है वो 0 की है, तो मैंने बेसिक वेरिएबल नंबर ऑफ 6 भी करने हैं, तो मैं यहाँ पे इसको 0 ही असाइन कर देता हूँ, ठीक है। x ये वेरिएबल कौन से 1 4 है, इसको मैं 0 असाइन कर देता हूँ, क्योंकि कोई सप्लाई है ही नहीं, मिनिमम ये बन रहा है। डिमांड के लिए तो मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इसको 7 को कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि सप्लाई थी, डिमांड नहीं थी। अब जो है फिर मिनिमम मेरा क्या बनता है फ्रॉम द रेस्ट, 7 भी निकल गया, 11 भी निकल गया, 9 भी निकल गया, वो मेरा मिनिमम बनता है 16। 14 भी बनता है, लेकिन यहाँ पे 14 और 16 पे डिमांड ही नहीं है, तो इन दोनों को मैं इग्नोर करूंगा। उसके बाद मेरा मिनिमम 18 बनता है। 18 पे मैं मैक्सिमम जो है 5 ही मेरे पास सप्लाई है, तो मैं 5 एलोकेट कर दूंगा, यहाँ पे मेरा 10 रह जाएगा। और इसके कोरस्पोंड मेरा वेरिएबल कौन सा है,
x14 को पहले मैं 0 दे चुका हूं वैल्यू यहाँ पे, और x34 को मैंने 5 असाइन की है। फिर मेरा मिनिमम क्या बनता है, मेरा मिनिमम 20 बनता है, और मेरा 10 सप्लाई है मेरे पास, यहाँ पे 0 हो चुका है, और यहाँ पे भी मैंने पहले 5 दे चुका हूँ, मैं 15 दे चुका हूँ इनफैक्ट, यहाँ पे 10 नहीं रहता है, तो 10 सप्लाई मैं इधर कर दूंगा, और ये वेरिएबल मेरा कौन से x24 के कोरस्पोंड है, इस ये 10 सप्लाई है। सो 1 2 3 4 5 6 I have 6 basic variables which provide me the basic starting solution. The basic starting solution is x12 equals 15, x14 equals 0, x23 equals 15, so on and so forth मैंने आपको लगाया। और इसकी अगर मिनिमाइज करके हम कॉस्ट निकालें, ये 475 है विच इज लेस देन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड ने बेटर स्टार्टिंग सोल्यूशन जो है वो हमें प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट जो है टेक्निक फॉर फाइंडिंग आउट द बेसिक स्टार्टिंग सॉल्यूशन इज वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इनफैक्ट वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड जो है ये इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ लीस्ट कॉस्ट मेथड है, और इसके स्टेप्स क्या हैं। फॉर ईच रो कॉलम डिटरमिन अ पेनल्टी। पेनल्टी जो है ये हम कैलकुलेट किया गया है मेजर बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट यूनिट कॉस्ट एलिमेंट इन द रो फ्रॉम द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट कॉस्ट। पेनल्टी जो है ये हम कैलकुलेट किया करेंगे ईच रो और ईच कॉलम की। आइडेंटिफाई द रो और कॉलम विद द लार्जेस्ट पेनल्टी। लार्जेस्ट पेनल्टी वाला जो है रो और कॉलम जो है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। break ties arbitrarily as usual, allocate as much as possible to the variable with the least unit cost in the selected row or column। जो रो और कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे उसमें लीस्ट कॉस्ट वाला जो होगा उसको मैक्सिमम एलोकेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे सप्लाई एंड डिमांड को। वंस अगेन जो है वो हम फिर किया करेंगे पेनल्टी जो है सेटिस्फाई कैलकुलेट किएंगे। इफ अ रो एंड कॉलम आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली ओनली वन ऑफ द टू इज क्रॉस्ड आउट एंड द रिमेनिंग रो और कॉलम इज असाइंड 0 सप्लाई। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में भी हम इसी तरह करते हैं। स्टेप 3 क्या है, इफ एग्जैक्टली वन रो और कॉलम विद 0 सप्लाई एंड डिमांड रिमेन्स अनक्रॉस्ड आउट, स्टॉप। If one row column with positive supply demand remains uncrossed out, determine the basic variables in the row column by the least cost method। least cost method से हम अगर हमारे पास एक ही रो या कॉलम बच जाता है तो हम least cost method से अप्लाई किया करेंगे। वोगल अप्रोक्सीमेशन फिर कोई नहीं, 1 पे किया भी नहीं करेंगे। If all the uncrossed out rows and columns have remaining 0 supply and demand, determine the 0 basic variables by least cost method, stop। otherwise go to step 1। otherwise step 1 पे इसको उसी एग्जांपल पे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या आता है। वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड है। अब ये जो है इसमें हमारे पास ये स्टार्टिंग टेबल था, स्टार्टिंग इनफैक्ट ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट मॉडल का टेबल जो है। तो पेनल्टीज हमने कैलकुलेट करनी है, हर रो की और हर कॉलम की पेनल्टीज जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। रो में पेनल्टी के लिए मिनिमम और उससे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट तो 2 आ गया ना, इसका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट रो में कौन सा है 10, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 10 - 2 8, ये R1 की पेनल्टी है। ठीक है, फिर R2 की पेनल्टी मिनिमम 7 9, दोनों का डिफरेंस 2, मिनिमम 4, देन स्मॉलेस्ट 14, डिफरेंस 10। ठीक है, ये 10 लिखा हुआ। फिर कॉलम की भी पेनल्टीज मैं करूंगा, मिनिमम 4, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 10, पेनल्टी 6, ये लिखी हुई है। ठीक है,
minimum 2, next 7, penalty 5, minimum 9, next 16, penalty difference 16 minus 9, 7, minimum 11, next 18, penalty 18 minus 11, 7. अब रोज में से और कॉलम्स में से ये पेनल्टी जो मैक्सिमम नंबर है जो कि इसके कोरस्पॉन्ड है, थर्ड रो के कोरस्पॉन्ड है, उसको मैं पिक कर लूंगा और उसमें जो मिनिमम कॉस्ट वाला होगा उसको मैक्सिमम एलोकेट करूंगा अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब ये रो सिलेक्ट हुई है मेरी फर्स्ट स्टेप में और इसमें मिनिमम कॉस्ट जो है ये 4 के इक्वल है, इसको मैं मैक्सिमम सप्लाई कर दूंगा। तो डिमांड कितनी है 5 की, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 5 रह जाएगा और 5 मैंने x जो है 3 को 5 मैंने एलोकेट कर दिया। नेक्स्ट जो है वो मैं, ये मेरी डिमांड पूरी हो चुकी है तो मैं ये सप्लाई डिमांड वाला कॉलम जो है इनको क्रॉस आउट कर दूंगा। इनको क्रॉस आउट करने के बाद मैं फिर जो है पेनल्टी जो है रोज और कॉलम्स की जो है कैलकुलेट करूंगा। अब इस बार इस कॉलम की तो पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये जो है मिनिमम जो है इसमें 2 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 7 था, 5 7 7 ही रहेगा। इसमें अब मिनिमम 2 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 11 आ गया तो 9 बन गया मेरा डिफरेंस रो 1 का। रो 2 का 7 एंड 9 एंड 9 माइनस 7 2 होता है। रो 3 के कोरस्पॉन्ड 14 एंड 16 है, ये भी 2 और मैक्सिमम रो पेनल्टी जो है वो मेरी इसके कोरस्पॉन्ड आ रही है रो 1 के। सो R1 को मैं चूज करूंगा और इसमें देखूंगा कि मिनिमम जो कॉस्ट जो है वो कितनी है, वो 2 है, उस पे मैक्सिमम एलोकेट करने की कोशिश करूंगा। तो डेस्टिनेशन 2 पे मेरी डिमांड कितनी है 15 यूनिट, तो मैं सप्लाई मेरी कितनी है 15 ही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मैं 15 एलोकेट कर दूंगा और ये वेरिएबल कौन सा था x12 को 15 मैंने एलोकेट कर दिया। उसके बाद दोनों ये सेटिस्फाई हो गए हैं तो मैं किसी एक को जो है ऑब्सोलेट कर दूंगा, ये मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया कॉलम को। ठीक है, ये भी 0 मेरा हो चुका है। नेक्स्ट मैं फिर पेनल्टीज कैलकुलेट करूंगा। न्यू पेनल्टीज जो है वो मेरी, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 11 माइनस 20 जो है ये क्या आएगा 9, 20 माइनस 9 ये क्या आएगा 11, 18 माइनस 16 ये क्या आएगा 4। सो द मैक्सिमम पेनल्टी कोरस्पॉन्ड टू R2। R2 में मैं मैक्सिमम सप्लाई करूंगा जो कि 15 है, मिनिमम कॉस्ट वाले को। मिनिमम 20 और 9 में मिनिमम कौन सा है 9 है, तो मैं इसको 15 सप्लाई कर दूंगा, बाकी मेरा 10 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 15 असाइन कर दिया। इसी तरह आप कंप्लीट करेंगे। ये 0 हो गया, ये मैं और ये कर दूं। अब मेरे पास एक ही कॉलम रहेगा, इसमें मैं लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाऊंगा। सबसे लीस्ट कौन सा है 11, यहाँ पे सप्लाई ही नहीं है तो ये भी रह जाएगा। फिर क्या है 18, 18 पे मैं 10 करूंगा तो 10 असाइन कर दिया मैंने, यहाँ पे 5 रह गया। लास्ट में यहाँ से जो है 5 इधर असाइन कर दूं। अल्टीमेटली मेरे पास सोल्यूशन जो है x31 जो है 5, x12 15, x23 जो है 15, x14 जो है वो 0, x14 क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनेशन 0, हमने बेसिक वेरिएबल का नंबर भी तो 6 करना है, इसलिए मैं इसको 0 कर दूंगा। ठीक है, x34 जो है वो 5 और x34 जो है ये 5 और x24 जो है यहाँ पे 5 आएगा और x24 जो है वो 10 मैं दूंगा। ठीक है, क्योंकि 5 तो मैंने पहले यहाँ पे दे दिया हुआ था, मैंने गलती से यहाँ पे 10 लिख दिया था, तो यहाँ पे मेरी कैपेसिटी 5 रह गई, तो इसको मैं 5 ही दे सकता हूँ, 10 यहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 0 बच गया।
ये एलोकेशन मैं कर दी तो आई कैन कैलकुलेट माई स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन। ये $475 ही देता है और ये एग्जैक्टली लीस्ट स्क्वायर के इक्वली है फॉर दिस एग्जांपल, अदरवाइज ये बेटर ही देता है। रिमार्क, दिस सोल्यूशन हैपन्स टू हैव द सेम ऑब्जेक्टिव वैल्यू इन द लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड जो था ये इनफैक्ट क्या था, ये लीस्ट कॉस्ट मेथड की ही एक्सटेंशन थी, इम्प्रूवमेंट है। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए इसने कॉस्ट जो स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन जो है उसकी कॉस्ट जो है वो वही वैल्यू आ रही है जो कि लीस्ट कॉस्ट मेथड से आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिक स्टार्टेड सोल्यूशन हमारे पास आ गया। Iterative computation of the transportation algorithm. After determining the starting solution, we use the following algorithm to determine the optimum solution. ये simplex optimality condition है. Use the simplex optimality condition to determine the entering variable as the current non-basic variable that can improve the solution. फिर क्या है कि फिजिबिलिटी कंडीशन से हम लिविंग वेरिएबल डिसाइड करेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए ये किस तरह करेंगे, ये टेक्निक जो है ये हम सीखते हैं। अब इस एग्जांपल के वही एग्जांपल जो थी सन रॉय वाली एग्जांपल वही हम लेके चलेंगे। वी शैल यूज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सोल्यूशन एज बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, और वो उस सोल्यूशन में बेसिक वेरिएबल्स ये थे। The determination of the entering variable from among the current non-basic variables, हम एक टेक्निक यूज करेंगे what we call the method of multipliers. In fact, non-basic variables के z रो के coefficients निकालेंगे। आपको पता है ना कि मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट हर प्रॉब्लम जो है मिनिमाइजेशन का होता है। अगर हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करें तो z रो में तमाम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स जीरो या पॉजिटिव हों, जिसको हम बोलते थे नॉन पॉजिटिव। अगर ये नॉन पॉजिटिव हों तब हमारा सोल्यूशन जो होता है वो ऑप्टिमल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए z रो नॉन बेसिक वेरिएबल्स जो हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल्स उनके कोफिशिएंट्स किसी वे से कैलकुलेट करने हैं। नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स इन z रो, तभी तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो जीरो या पॉजिटिव है। अगर जीरो या पॉजिटिव होंगे सारे तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज हमारा वी विल डिसाइड द एंटरिंग वेरिएबल। और एंटरिंग वेरिएबल किस तरह डिसाइड करेंगे, मोस्ट पॉजिटिव नंबर जो, ठीक है, मोस्ट पॉजिटिव नंबर, मैक्सिमाइजेशन के लिए मोस्ट नेगेटिव नंबर। और यहां पे नॉन पॉजिटिव मैं कह रहा हूं तो जीरो और नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट पॉजिटिव नंबर जो होगा वो हमारा एंटर करेगा। लेकिन अब ये कैलकुलेट z रो कोफिशिएंट्स नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कैलकुलेट किस मेथड से करना है, वो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स से हम करना है। लेट मी एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। इन द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स वी एसोसिएट द मल्टीप्लायर्स ui and vj with row I and column j of the transportation table for each current basic variable जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ने में बेसिक वेरिएबल दिए हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। हर बेसिक वेरिएबल के कोरस्पॉन्ड हम ui और vj एसोसिएट कर देते हैं। ये एसोसिएट करने के बाद इन मल्टीप्लायर्स को ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई करनी चाहिए कि ui प्लस vj इक्वल cij, और cij जो है ये कॉस्ट है आपके ओरिजिनल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बेसिक वेरिएबल u11 है तो मेरा u1 प्लस v1 इक्वल्स c11 विच इज 10, c11 10 है। ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम जो सन रॉय का है उसमें आप चेक कर सकते हैं, जिसके बेसिक सोल्यूशन हमने निकालने हैं प्रीवियसली बाय 3 डिफरेंट मेथड। x12 जो है ये इक्वेशन बन जाएगी u1 प्लस v2 इक्वल्स
C12 विच इज 2, X22 जो है इसके कॉरस्पॉन्ड U2 प्लस V2 इक्वल्स C22 जो कि 7 है, so on and so forth। ये मैंने इक्वेशन सारी जो है ये लिखी हुई है, आप लिख सकते हैं उससे। अब इनको मैंने सॉल्व करना है एंड आई हैव टू गेट द वैल्यूज ऑफ U1, V1, V2, U2, U3, V4, जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो मुझे सेट करना पड़ेगा। आई सेट U1 इक्वल 0, U1 इक्वल 0 मैं करता हूं तो V1 इक्वल्स 10 आ जाता है इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से V2 इक्वल्स 2 आ जाता है। इस इक्वेशन से V2 इक्वल्स 2 मैं डालता हूं तो मेरे पास U2 इक्वल्स 5 आ जाता है। इस इक्वेशन से जो है अगर मैं U2 इक्वल्स 5 डालता हूं तो V3 इक्वल्स 4 आ जाता है, so on and so forth। ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। We have, यही मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, U1 equals 0, U2 equals 5, U3 equals 3 and V1 equals 10, V2 equals 2, V3 equals 4, V4 equals 15। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा, मैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स, जितने भी मेरे नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके लिए अब ये UIs और VJs से मैं ये कैलकुलेट करूंगा, इसका साइन चेक करूंगा कि UI प्लस VJ माइनस CIJ क्या है। ये मैं किसके लिए चेक करूंगा, नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए। दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स इन माय Z इक्वेशन, ये कोफिशिएंट्स हैं। और जो मोस्ट पॉजिटिव होगा वो एंटरिंग वेरिएबल होगा और उसके बाद मैं लिविंग वेरिएबल डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह मैं UI प्लस VJ माइनस CIJ, ये मेरा वे होगा नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्ड निकालने का, कोफिशिएंट निकालने का जीरो में जो कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4 ये आ चुके हैं, तो मैं अपने हर नॉन बेसिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड इसकी वैल्यूज जो है रो इक्वेशन में निकाल सकता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यही किया हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन दिस वन, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड आपने किस तरह करना है। ये वैल्यूज मैंने वंस अगेन यहाँ पे रिपीट की हुई हैं कि U1, U2, U3 की वैल्यू, V1, V2, V3 और V4 की वैल्यूज जो मैंने निकाली हुई हैं। अब ये टेबलू मैंने लिखा हुआ है जो कि स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन जिसने मुझे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से प्रोवाइड किया। यहाँ पे मेरे सब CIJs भी हैं और स्टार्टिंग बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल भी मुझे पता चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरा बेसिक वेरिएबल है X11, X12, X22, X23, X24 एंड X34। तो नॉन बेसिक वेरिएबल मेरे क्या है, X13, X14, X21, X31, X32, X33, ये मेरे नॉन बेसिक वेरिएबल। इस हर नॉन बेसिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड मैं UI प्लस VJ माइनस CIJ जो है ये कैलकुलेट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल X13 के कॉरस्पॉन्ड मेरा U1 प्लस V3 माइनस C13 बनेगा और ये मैं वैल्यूज, U1 की वैल्यू 0 है मेरी, V3 की वैल्यू जो है ये 4 है, प्लस 4 माइनस C13 क्या है 20, तो ये मेरा क्या आ रहा है -16 आ रहा है, ठीक है। ये -16 कैलकुलेट किया। इसी तरह फॉर एग्जांपल लेट्स से आई कैलकुलेट अनदर वन, X32 क्या होगा, U3 प्लस V2 माइनस C32। U3 क्या है, U3 3 है, प्लस V2 क्या है, V2 जो वो 2 है, माइनस C32 क्या है, C32 माइनस 14, तो ये क्या बन रहा है मेरा 6 माइनस 8 बन रहा है। X32 के कोरस्पॉन्ड आप देख लें कि 5, ये -9 आएगा, -9 आ रहा है, ठीक है। -14 प्लस 5 इक्वल्स -9 होता है, -9। इस तरह मैं सब कैलकुलेट किए। ये इनफैक्ट क्या है, ये मेरे Z रो की इक्वेशन, अगर मैं सिंप्लेक्स टेबलू बनाता
जो कि इतने ज़्यादा वेरिएबल जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, x11, x12, x13, x14, x23, x22, x23, x24, x31, x32, x33, x34, ये इतने ज़्यादा और टेबल आप इमेजिन कर सकते हैं कि 7 कंस्ट्रेंट है, कितना बड़ा टेबल मुझे कंस्ट्रक्ट करना पड़ता। लेकिन बाय दिस वे आई एम कैलकुलेटिंग द सेम थिंग। जी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स जो हैं वो मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। x11 बेसिक है, तो बेसिक वेरिएबल्स का हमने सिंप्लेक्स मेथड में पढ़ा हुआ है कि उसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ऑल बेसिक के कोरस्पॉन्ड 0 0, बाकी हमने ये कैलकुलेट कर लिए हैं। जैसे x13 का -16 है, 4 3 9 -9 अब ऑप्टिमल कंडीशन, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो ये ऑप्टिमल कंडीशन होगी कि अगर जी इक्वेशन में मेरे तमाम कोफिशिएंट्स जो हैं ये क्या हो, नॉन पॉजिटिव हो। इसका मतलब है 0 हो या नेगेटिव हो, लेकिन इसमें तो पॉजिटिव भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ये 9 है। तो जो भी मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर होगा दैट will leave my enter my solution. So my entering variable is x31 for which the 0 में coefficient जो है वो 9 आ रहा है। ठीक है, इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे 0 के कोफिशिएंट्स। और उसके लिए एक बार फिर मैं बता देता हूं कि हमने क्या किया। हमने पहले बेसिक वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्ड इस इक्वेशन को सॉल्व किया पिछली स्लाइड में, जो कि u1 प्लस v1 इक्वल्स cij, ui प्लस vj इक्वल्स cij। इन इक्वेशंस को बेसिक वेरिएबल्स के कोरस्पॉन्ड हमने सॉल्व किया। इनको सॉल्व करने से u1 और ui's की और vj's की वैल्यूज आएंगी। उन वैल्यूज को यूज करके हमने ये जो फार्मूला है इससे कोफिशिएंट 0 के निकाल लिए। ठीक है, अभी जो है हमने एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड किया है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए। लिविंग वेरिएबल वो भी डिसाइड करना है, वो इंशाल्लाह क्योंकि टाइम कम है मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस प्रॉब्लम को दोबारा एंटरिंग वेरिएबल भी जो है कंप्लीट स्टार्ट करके एंड जो है वो लिविंग वेरिएबल और इंशाल्लाह ऑप्टिमल टेबलू तक, टेबलू भी किस तरह बनाने हैं जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसका, और उसके कोरस्पॉन्ड हमने किस तरह चलना है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करूंगा। बिकॉज आई डोंट हैव टू मच टाइम। अगर अभी मैंने किया तो बड़ी जल्दी में करूंगा और आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि आराम से करूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड कर सकें। ई लर्निंग में स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन आस्क नहीं कर सकता बिकॉज ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मी डायरेक्टली, जो कि मुझे स्टॉप कर सके और पूछ सके कि सर ये बात समझ नहीं आई। दैट्स व्हाई आई एम डिलीवरिंग ऑल माय लेक्चर वेरी स्लोली, और मैं रिपीट भी करता हूँ अपनी बात अगेन एंड अगेन सो दैट यू लिसन अटेंटिवली एंड गेट द पॉइंट इजीली। एट द एंड ऑफ माय लेक्चर मैंने आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो लिया हुआ है। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना मैंने आज का सेकंड लेक्चर किया, जिसमें बेसिकली मैंने ये सीखा है कि स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है सिंप्लेक्स एल्गोरिथम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के लिए अप्लाई करने के लिए वो किस तरह निकालना है, वो क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है। कंपेयर द स्टार्टिंग सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट एंड वोगल मेथड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। और ये प्लीज डू योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर भी अप्लाई करें, लीस्ट कॉस्ट मेथड भी और वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड भी, और डिसाइड करें कि तीनों में से कौन सा बेटर है। ये बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है। 3 डिफरेंट दिए गए हैं आपके पास सप्लाई और डिमांड। ये आपके पास सोर्सेज हैं S1, S2, S3। आपके पास डिमांड D1, D2 और D3, ये आपके पास डिमांड्स हैं D1, D2, D3, और ये आपके पास डिमांड D1 पे, डेस्टिनेशन 1 पे डिमांड 10 है। आप सबसे पहले देखेंगे कि ये बैलेंस्ड मॉडल है कि नहीं। बैलेंस्ड अगर नहीं है तो अकॉर्डिंगली आप बैलेंस करेंगे बिकॉज ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल इधर 30 आ रहा है
और इधर 7 + 2 9 + 1 0 and 1. This model is balanced. So you know ये मॉडल जो है ये इसका भी 30 आ रहा है, ये जो है 7 + 6 13 + 7 20 और ये भी 20 आ रहा है, 10 + 5 + 5 20. तो ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है. इसको भी चेक करें कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं. 10 + 9 + 11 = 30, 12 + 14 26 + 4 30. So fortunately all the tables are representing balanced transportation problem. तो आपने सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और तीनों से कैलकुलेट करके बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है ये डिसाइड करना है कि बेटर कौन सा है. तो आज का लेक्चर जो है ये ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, योर पेरेंट्स एंड योर डियर वंस. मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.